Good evening to all of you. I hope you all are doing well in your respective areas. You all know that the notification has been out and your prelims is held on 17th of December. तो अभी तो थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा है, तो इस टाइम का फायदा उठाते हुए हम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं और एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से डीपली एनालिसिस करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा कोई भी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग छूट ना पाए. ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 10 से. यूनिट 10 में भी हम कौन सा कमीशन पढ़ते हैं? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्टेस. आज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की स्थिति क्या है? आर्टिकल 338 में है, पार्ट 16 में है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. पर क्या ये स्टार्टिंग से ऐसा था या इसके लिए भी कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए हैं या इस स्थिति के लिए भी प्रावधान आए हैं, प्रोसीजर से गुजरना पड़ा है? तो चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, थोड़ा सा टाइम ट्रैवल करते हैं और पहुंच जाते हैं 1950 में, जब हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर रहा था. वी गॉट स्टेटस ऑफ रिपब्लिक. चलिए तो देखिए, बाय ऑल द एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड ऑल अदर सच प्रोमिनेंट लीडर्स, उन्होंने मार्जिनलाइज सेक्शन को ऊपर लाने के लिए, जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी थे, मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी थे, उनके लिए आर्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी. और आर्टिकल 338 carried the provisions for SCs and STs. Also OBC was also included back then. वो भी मैं आपको बताऊंगी कि because SCs and ST were the marginalized section of the society, तो उन्होंने आर्टिकल 338 में इसको जगह दी. अब उस वक्त स्थिति क्या थी? ये इस तरीके का नहीं था. It was known as Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribes. It was known as SC and ST Commission. It was not known as National Commission. National status नहीं था. Originally, back then in 1950, Article 338 carried the provision for the appointment of a special officer for the constitutional safeguarding of the SCs and STs, investigating such matters and reported to President of India. It was the provision back then in 1950. चलो देखो क्या होता था 1950 में. आर्टिकल 338 में एक स्पेशल ऑफिसर था, एक स्पेशल ऑफिसर प्रोवाइड किया जाता था फॉर एससीज एंड एसटीज. वो डायरेक्टली रिपोर्ट सबमिट करता था प्रेसिडेंट को, इन्वेस्टिगेट करता था उनके मैटर्स, उनके सेफ गार्डिंग के लिए, और रिपोर्ट करता था प्रेसिडेंट को. उस स्पेशल ऑफिसर को बोला जाता था कमिश्नर. ठीक है, तो एक क्योंकि एससी एंड एसटी कमीशन था, तो उसके लिए एक कमिश्नर अपॉइंट किया गया था. ये स्थिति रही आपकी 1978 तक. 78 में सरकार बदलती है. उस टाइम पर मोरारजी देसाई आ गए थे हमारी कंट्री में एज अ पीएम. उन्होंने क्या किया उस टाइम पर, इसको एक रिजोल्यूशन लेकर आए. देखो रिजोल्यूशन लेकर आते हैं और एक नॉन स्टैच्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन फॉर्म होता है. देखो स्टैच्यूटरी में क्या होता है कि आपको पता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है विच डायरेक्टली डिराइव इट्स पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. इधर ये तो स्टार्टिंग में ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हुआ हो या फिर बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसको कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस प्रोवाइड हुआ हो. मगर यहाँ अब स्टैट्यूटरी में क्या होता है कि एक एक्ट बनता है जो कि आपके लोकसभा में पास होता है या फिर राज्यसभा में पास होता है या एमएलए पास करते हैं. और एक होता है नॉन स्टैट्यूटरी जो कि एक रिजोल्यूशन लाते हैं. उसमें होता क्या है कि जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो गवर्नमेंट खुद ही लेकर आती है और वो एक बिल लेकर आएगी, उसको एक रिजोल्यूशन बोलते हैं और उसको खुद ही पास कर देती है. एंड देन इट इज कॉल्ड एज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी. तो 1978 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के टाइम पर ये एक रेजोल्यूशन के रूप में आया और उन्होंने इसको मल्टी मेंबर कमीशन बनाया. पहले एक कमिश्नर होता था, फिर उन्होंने कमिश्नर तो रहने दिया, साथ में और मेंबर्स भी उसमें इंसर्ट कर दिए कि नहीं सिर्फ एक कमिश्नर के होने से नहीं होगा, कुछ मेंबर्स और हम डालेंगे इसमें. ठीक है, तो उन्होंने मल्टी मेंबर नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी. अभी ये एक मेंबर से एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बन गई. अब स्थिति और थोड़ा आगे आते, अब 1987 पे बात आई. 87 में अब थोड़ा सा राजीव गांधी गवर्नमेंट आई. उसके बाद से ये गवर्नमेंट, ये सब नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सिर्फ आपको ऐसा रिलेट करने के लिए बोल रही हूँ ताकि थोड़ा सा आप इसको मेमोराइज करने में आसानी हो. और अगर इनके क्वेश्चन भी आता है कि इस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन थे, वैसे तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, पर ऑब्वियसली इट इज एमपीपीएससी अगर आ जाता है तो थोड़ा सा बस दिमाग में हल्का फुल्का रिलेट करने के लिए मैं बोल रही हूँ. 1987 में फंक्शंस को मॉडिफाई किया जाता है और रिनेम किया जाता है. इसको रिनेम एक ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट में अपनी रिजोल्यूशन लेकर आई थी और उन्होंने इसको मॉडिफाई करके यहाँ पर नाम दिया इसको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स.
अभी क्या था, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबल कमीशन था, इन्होंने रिनेम किया और उसको एक राष्ट्रीय स्तर पर उपाधि प्रदान की कि ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हो गया। ठीक है, अब 1990 पर बात आती है। 1990 में 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पारित होता है, और क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पारित हुआ तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाएगा, और एक मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर्म हुआ। प्लस इन्होंने क्या किया, उन्होंने कमिश्नर की जो ऑफिस था इसको रिजेक्ट कर दिया, इसको कर दिया अबॉलिश। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि कमिश्नर की कोई पोजीशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो, उन्होंने उसको एज अ मल्टी मेंबर कर दिया, कमिश्नर को ऑफिस हटाकर वहां पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ऐसे ऑफिसेस को जगह दी। Okay, now comes 2003 with the Atal Bihari Vajpayee government, when this National Commission for SC and ST got bifurcated into two separate branches, that is National Commission for SC and National Commission for ST. तो देखिए 2003 में ये तो अनाउंस हुआ कि ये दो बॉडीज बाइफरकेट होंगी बाय 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एंड 2004 19 फरवरी 2004 को ये एग्जिस्टेंस में आ जाता है, केम इनटू फोर्स। तो अब ये मल्टी मेंबर बॉडी में इसमें 5 मेंबर्स ऐड किए गए। 5 मेंबर्स में से 3 देखो 3 हिस्सों में बांटा गया। एक तो चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन जिसको कहते हैं, दूसरा होता है वाइस चेयरपर्सन, और थर्ड वन कैरीज 3 अदर मेंबर्स। The chairperson, vice chairperson, and 3 other members all are appointed by president. Their salaries, tenure, conditions of services all are decided by the president of India. और अभी currently इनका जो tenure है वो कितने साल का है? 3 साल का है। अच्छा, क्या इनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है 3 साल के बाद? तो यस, दे आर एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट, बट रीअपॉइंटमेंट कितने बार हो सकता है? 2 बार से ज्यादा नहीं होगा। अरे 2 साल के 2 बार से ज्यादा, वैसे ही उनकी उम्र कैसी, इतने बुजुर्ग हो जाते हैं, उनसे क्या काम करवाना है ना। तो वहां तक पहुंचने के लिए उनकी बहुत ज्यादा उम्र हो जाती है। अब आप एक बार एक टेन्योर 3 साल का, फिर दूसरी बार और 6 साल मिल जाएंगे, फिर क्या, फिर तब भी करवाओगे क्या? बिल्कुल बुढ़ापे तक काम थोड़ी ना करवाना होता है, 2 बार से ज्यादा रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है। चलिए, उसके बाद हम थोड़ा सा इनके फंक्शंस पर बात कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम मध्य प्रदेश SC कमीशन, शेड्यूल कास्ट कमीशन के बारे में भी बात करेंगे।